हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीपीसी के सेक्शन 15 से सेक्शन 20 तक के बारे में बात करेंगे। ये सेक्शन जो है प्लेस ऑफ सुइंग, दावा किस कोर्ट में किस जगह पर किया जाएगा, इसके बारे में सेक्शन 15 से सेक्शन 20 तक में बताया गया। तो इसीलिए इनको एक साथ बता दे रहे हैं और बिल्कुल इजी तरह से समझने के लिए इनको एक चार्ट के माध्यम से समझा रहे हैं, ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे सेक्शन 15 टू सेक्शन 20 तक। इसमें सेक्शन 15 कहता है कोर्ट ऑफ द लोवेस्ट ग्रेड कंपिटेंट टू ट्राई इट। पहली बात इन्होंने कहा कि अगर हम किसी दावे को पेश कर रहे हैं कोर्ट में, तो उसे निम्नतम श्रेणी की या लोवेस्ट ग्रेड की कोर्ट में उसे फाइल करना चाहिए। अब लोवेस्ट ग्रेड की कोर्ट 2, 3, 4, 5 हो सकती हैं। उन कोर्टों में हमें यह देखना होगा कि हमारा लिमिटेशन क्या है, मतलब दावे की वैल्यू क्या है। उस वैल्यू के हिसाब से जिस जगह की कोर्ट को पावर है कि इस प्लेस के दावे, इस वैल्यू के दावे वो सुनेगा, उस कोर्ट में पहली बात उसे फाइल करना चाहिए। तो हमें सेक्शन 15 सिंपल सी बात बताता है कि हमें सबसे पहले दावे, अपने दावे की वैल्यू और उस जगह की कोर्ट के अधिकारिता के बारे में जान करके वहां फाइल करना चाहिए। ये बात क्यों कही? इसलिए कि जो ऊपर कोर्ट है, अगर सारे दावे ऊपरी कोर्ट में डायरेक्ट फाइल कर दिए जाएं, तो ऊपरी कोर्टों का काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरी चीज, हमें जो अपीलेट, जो उसके ऊपरी कोर्ट में हमें फाइल करना होगा, अपील करना होगा, रिवीजन करना होगा, उसके भी अवसर हमारे पास समाप्त हो जाएंगे। सपोज करते हैं कि हम डायरेक्ट ले जाके हाई कोर्ट को फाइल कर देते हैं, और जबकि हमें निचली अदालत से, लोवेस्ट ग्रेड अदालत से उस ऑर्डर को मिल सकता है, तो हाई कोर्ट को उसका सुनने का कोई मीनिंग नहीं है। पहले उसको क्या है कि आपको जो सबसे निचली अदालत दी गई है वहां से उसका आदेश प्राप्त करें। अगर कोई मिस्टेक होती है, नहीं प्राप्त होता, तो उसके बाद उसके ऊपरी कोर्ट, फिर उसके बाद उसके ऊपरी कोर्ट, इतने हमारे पास ऑप्शन खुले हुए हैं। अगर डायरेक्ट हम फाइल कर देते हैं तो हाई कोर्ट से सपोज करो कि वहां से दावा रिजेक्ट हो जाता है या कोई बात अपोजिट आदेश हो जाता है, तो केवल हाई सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन खुला रहता है, बाकी सारे हमारे ऑप्शन लैप्स हो जाते हैं। इसलिए सेक्शन 15 में कहा कि हमें जो दावा है उसका लिमिटेशन, दावे की वैल्यू और उसकी प्लेस जहां पर उस कोर्ट को सुनने का अधिकार है, उसके लोवेस्ट ग्रेड में, उसके लोवेस्ट ग्रेड निम्नतम श्रेणी के कोर्ट में फाइल करना चाहिए। ये बात सेक्शन 15 में हो गई। अब सेक्शन 16 में कहा सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट। हमें वहां पर दावा फाइल करने का भी राइट है जहां पर सब्जेक्ट मैटर है। सब्जेक्ट मैटर में क्या है? जैसे रिकवरी करानी है, पार्टीशन कराना है, टाइटल कराना है, ये कंपनसेशन कराना है, ऐसी कोई चीजें हमारे पास में कराना है, तो उसके लिए हमें करना क्या होगा? जैसे मान लेते हैं कि कोई केस में रिकवरी करानी है। अब रिकवरी दिल्ली में करानी है या अहमदाबाद में करानी है, और व्यक्ति रहने वाला लखनऊ का है, तो अब लखनऊ के कोर्ट में अगर वो केस फाइल करता है, तो अहमदाबाद से रिकवरी कराना बहुत ही प्रॉब्लम का काम होता है। इसलिए क्या करना है कि वह, उसको ये भी पावर है कि वह व्यक्ति अपोजिट पार्टी जहां पर रिसाइड कर रहा, जहां पर उसकी प्रॉपर्टी है, जहां पर उसका बिजनेस है, जहां से रिकवरी पाई की जा सकती है और वहां से उसका जुरिडिक्शन भी बनता है, तो हमें उस केस को वहां फाइल करना चाहिए जहां से रिकवरी इजीली हो सकती है और वो क्षेत्राधिकार के अंतर्गत भी आता है। अब डिक्लेरेशन के लिए आ जाते हैं, मान लेते हैं, या पार्टीशन के लिए आ जाते हैं, तो पार्टीशन में हम प्रॉपर्टी, मान लो हम रहते हैं बनारस में और प्रॉपर्टी है लखनऊ में, तो हम बनारस में फाइल करके केस को, प्रॉपर्टी को बनारस, प्रॉपर्टी को हम
दूसरी जगह पर हम पार्टीशन नहीं करा सकते। हमें कराना क्या होगा, हम कहीं भी रह रहे हैं लेकिन प्रॉपर्टी जहां सिचुएट है जिसको हमें पार्टीशन कराना है, हमको उसके ज्यूरिडिक्शन के कोर्ट में उस केस को फाइल करना होगा। अगर हमें टाइटल डीड क्लियर कराना है और टाइटल में हमें पता है कि हम कहाँ पर रह रहे हैं और उस जिसको हमें टाइटल डिक्लेयर कराना वह किस कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है, तो वो जिस कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है उस कोर्ट में ही हमें केस को फाइल करना होगा। अब कंपनसेशन की बात रही, रिकवरी की बात रही। रिकवरी हमने कहाँ कराया, जहां पर हमें इजीली से रिकवरी हो सकती है, मतलब उसका व्यापार, उसका संपत्ति, उसका घर, उसकी चीजें जहां पर सिचुएट हैं वहां का जो ज्यूरिडिक्शन बनता है कोर्ट, वहां से उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें प्रोविजो दिया हुआ है कंपनसेशन। कंपनसेशन के लिए अभी हमने बताया कि जहां पर अपोजिट पार्टी रिसाइड करती है, अपोजिट पार्टी रहती है या जहां पर उसका बिजनेस स्थापित है, वहां पर उसके लिए हम केस फाइल कर सकते हैं। ये सेक्शन 16 कहता है। अब बात आते हैं सेक्शन 17 में। सेक्शन 17 क्या कहता है, इनमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द डिफरेंट कोर्ट्स। अब ऐसी कोई प्रॉपर्टियां हैं, किसी की 3-4 प्रॉपर्टियां हैं जिनका ज्यूरिडिक्शन अलग अलग कोर्ट में आता है, जिनका ज्यूरिडिक्शन अलग अलग कोर्ट में आता है, उनका ज्यूरिडिक्शन डिफरेंट कोर्ट से है। अब बात आती है कि अगर एक ही जगह पर है, एक ही शहर में है, एक ही वहां पर है, लेकिन उनका ज्यूरिडिक्शन अलग अलग आता है। अगर ज्यूरिडिक्शन इमूवेबल प्रॉपर्टी, यहां पर कहा इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट, अगर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी वो स्थित है कहां, विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स, अलग अलग ज्यूरिडिक्शन के अलग अलग अधिकारिता प्राप्त वाले क्षेत्र अधिकार वाली कोर्ट में उसकी प्रॉपर्टी स्थित है, तो इसमें सेक्शन 17 में कहा कि डिफरेंट ज्यूरिडिक्शन फाइल एनी कोर्ट, हम किसी एक कोर्ट में जिसका ज्यूरिडिक्शन उस प्रॉपर्टी का हो, सपोज करो ए बी सी डी है, ए का ज्यूरिडिक्शन जिस कोर्ट में है उसमें उन प्रॉपर्टियों के हम लिए केस को फाइल कर सकते हैं। मतलब किसी भी ज्यूरिडिक्शन वाले प्रॉपर्टी जहां पर सिचुएट है वहां पर उसका केस हम फाइल कर सकते हैं। ये सेक्शन हमारा 17 कहता है। 17 में कहा गया कि किसी भी ऐसी जगह पर केस फाइल करना है जहां पर उसका ज्यूरिडिक्शन बनता है, तो अब जिसके स्थानीय सीमा के भीतर है वहां फाइल किया जा सकता है। अब फाइल तो किया गया, लेकिन यहाँ पर एक चीज और देखनी है कि उस ज्यूरिडिक्शन जहां फाइल किया गया है वहां पर उसकी वैल्यू, जो वाद की वैल्यू है वो उस पर वैल्यू सेटिस्फाइड होना चाहिए, मतलब उसकी अधिकारिता उस कोर्ट को होनी चाहिए। अब सेक्शन 18 में आ जाते हैं। सेक्शन 18 कहता है कि वेयर लोकल लिमिट ऑफ ज्यूरिडिक्शन इज डिफरेंट कोर्ट्स इज अनसर्टेन। अभी यहां तो सर्टेन था, 17 में क्या सर्टेन था, डिफरेंट कोर्ट्स में है और उनका ज्यूरिडिक्शन सर्टेन था कि ये इसमें जाती है, ये इसमें जाता है। अब यहां पर कह दिया कि एक ऐसी प्रॉपर्टी स्थित है जिसका ज्यूरिडिक्शन सर्टेन नहीं है, ए में भी हो सकता है और बी में भी हो सकता है। मतलब ऐसे बॉर्डर पर वह प्रॉपर्टी सिचुएट है जिसका ज्यूरिडिक्शन डिसाइड नहीं है कि कोर्ट ए में जाएगी कि कोर्ट बी में जाएगी, ऐसी अनसर्टेन प्रॉपर्टी है। तो इन्होंने कहा कि जब ऐसी कोई स्थिति आती है कि जहां पर प्रॉपर्टी अनसर्टेन, ऐसी जगह स्थित है जहां मैं पक्का नहीं मालूम कि ये प्रॉपर्टी किस कोर्ट में जाएगी, तो उन जिन कोर्टों में ए में भी जा सकती, बी में भी जा सकती, तो हम किसी एक कोर्ट में जो उसका अधिकारिता रखता है उस वैल्यू की, मतलब वो जो अमाउंट है वैल्यू दावे का, उसकी अधिकारिता रखती है, उस कोर्ट में फाइल करेंगे और वह कोर्ट क्या करेगी, वह कोर्ट
स्टेटमेंट पूरा रिकॉर्ड करेगी और रिकॉर्ड करके देखेगी कि उसके वैल्यू के अंदर है और वो प्रॉपर्टी उसके सुनने के क्षेत्राधिकार या दूसरे क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है, तो वह उसको अपने स्टेटमेंट को नोट करके और अपने यहाँ पर उसको चलाने का परमिशन दे सकती है। ये कोई सेक्शन 18 कहता है। अब बात आती है सेक्शन 19 की, सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू पर्सन आर मूवेबल। अभी तक इनमें क्या आ गई, इमूवेबल प्रॉपर्टी आ गई, या कंपनसेशन आ गया, या रिकवरी आ गई, या पार्टीशन आ गया, या टाइटल आ गया। अब बात आती है रॉन्ग टू पर्सन आर मूवेबल। अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, सपोज करो कि एक अष्ट धातु की मूर्ति लखनऊ से कोई चोरी करके ले जाता है और कलकत्ता में है वह, तो अब कलकत्ता में के वह मूर्ति है, अब मूर्ति क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। अब घटना कहाँ घटित हुई, लखनऊ में, प्रॉपर्टी कहाँ पहुंच गई, कलकत्ता में। अब बात आती है कि हम केस कहाँ फाइल करें, क्योंकि प्रॉपर्टी यहाँ फाइल करते थे तो वहां से यहाँ पर लाया नहीं जा सकता। तो इन्होंने कहा कि अगर कोई कंपनसेशन का है, मतलब कोई धोखे से किसी का तोड़ देता है, डैमेज कर देता है, अब उसका कंपनसेशन लेना है। मान लेते हैं कोई माल किसी को देता है और वह माल गायब हो जाता है, अब उस माल के बारे में कंपनसेशन लेना है। या मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे अभी हमने कहा कि एक मूर्ति है, ये डैमेज क्षति लेनी है, तो इनमें कहा गया कि वह प्रॉपर्टी वेयर कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस, एक तो वहां फाइल कर सकते हैं जहां पर वो घटना पैदा हुई। जैसे हमने कहा कि मूर्ति अगर लखनऊ से कोई व्यक्ति हमारी गायब करके ले गया और कलकत्ता में रखा, तो गायब करके लखनऊ से ले गया, इसका मतलब हमारा जो कॉज ऑफ एक्शन है वो कहाँ से अराइज हुआ, लखनऊ में। एक तो हम केस को कहाँ फाइल कर सकते हैं, लखनऊ में। दूसरी चीज हमें मालूम हो गया कि वो मूर्ति कहाँ बरामद हो गई, कलकत्ता में, और कलकत्ता में जिस जगह पर बरामद हुई उसका जो ज्यूरिडिक्शन कोर्ट का आता है वहां पर फाइल कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा वेयर अपोजिट पार्टी रेसाइड आर डूइंग बिजनेस, या तो हमारी जहां अपोजिट पार्टी रिसाइड कर रह रही, या जहां वो संपत्ति में चल संपत्ति प्राप्त हो रही है वहां पर, या जहां पर अपोजिट पार्टी अपना बिजनेस कर रही है वहां पर हम उस केस को फाइल कर सकते, दो जगह फाइल कर सकते, जहां से हमारा क्या हुआ, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, और जहां पर अपोजिट पार्टी रहती है या वो बिजनेस करती है, या जहां पर चल संपत्ति मेरी मौजूद है। तो ये बात होती है इनमें से। अब सेक्शन 20 की बात आती है, ये सेक्शन 19 में बात हो गई। सेक्शन 20 में कहा अदर सूट टू इंस्टीट्यूट वेयर डिफेंडेंट्स रिसाइड और कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस, सेम थिंग्स आ गई, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी बात डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, यहाँ पर था कि मूर्ति चोरी करके ले गया और वहां पर वो बरामद हो गई और फला थाने के अंतर्गत से होकर के कोर्ट में जमा हो गई। अब यहां पर आता है कि अपोजिट पार्टी 4-5 है, अपोजिट पार्टी 4-5 है, और उन अपोजिट पार्टियों से हमें पैसा लेना है। एक बंबई में रहती है, एक दिल्ली में रहती है, एक बनारस में रहती है, ऐसी पार्टी है, और हम मान लेते हैं कानपुर में रहते हैं। तो हमारी इतनी प्रॉपर्टी तो हम कानपुर में फाइल करें, बनारस में फाइल करें, दिल्ली में फाइल करें, या गाजियाबाद में, जहां जहां रहते हैं वहां कहें कहाँ पे फाइल करें, तो हमारे सारे ज्यूरिडिक्शंस हैं। हमें किसी एक पार्टी जहां पर रहती है उस घटना के पूर्व से, या वह उस पार्टी वहां पर बिजनेस करती है, तो हम उसका जो ज्यूरिडिक्शन होगा कोर्ट का, उस जगह पर उस केस को हम फाइल कर सकते हैं, और रेस्ट जितनी पार्टियां हैं उन सारी पार्टियों को वहां पर हम पार्टी अपोजिट पार्टी बना सकते हैं। तो सिंपल सी बात सेक्शन 20 में कहा कि अदर जो दूसरी पार्टियां हैं वो अगर कई जगह पर निवास करती हैं तो उनमें से हम कहाँ कहाँ केस फाइल करेंगे, कहाँ हमारे वाद हेतु होंगे। तो पहली चीज तो हम जहां से हमारा एग्रीमेंट हुआ, जहां से हमारा उनके बीच में घटना शुरू हुई, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, पहली बात। दूसरी वहां फाइल कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर अपोजिट पार्टी 3-4 है, अलग अलग सिचुएट है, तो उनमें से किसी अपोजिट पार्टी के
जो ज्यूरिडिक्शन कोर्ट आती है उस कोर्ट में उसको फाइल कर सकते हैं और रेस्ट को वहां अपोजिट पार्टी बना सकते हैं। तो अभी इनमें से ये बात क्लियर हो गई कि हमें कौन सा केस किस कोर्ट में फाइल करना होगा, अपोजिट की जगह पर, या जहां पर हमारे रिकवरी करानी वहां पर, या जहां पर हमारा माल बरामद हुआ वहां पर, या जहां पर हमारा कॉज ऑफ एक्शन हुआ वहां पर। तो ये बात बहुत सिंपल सी थी, सेक्शन 15 से सेक्शन 20 तक जो इजी तरीके से समझा जा सकता है। अगर एक एक अलग अलग समझते तो प्रॉब्लम हो जाती, अगर सब एक साथ चार्ट से समझते हैं तो हमेशा के लिए याद रहेंगे कि हमें कौन सा केस किस जगह पर फाइल करना है और उसका मीनिंग क्या है। ओके, थैंक यू। अब इसके बाद हम सेक्शन 21 से नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। जय हिंद।